বুঝবেন, বুঝতে পারছেন? Am I audible to all of you? Hello? Yes, sir. So, in our last class, we have seen the working principle of an ammeter, which you call permanent magnet moving coil, or PMMC, or D'Arsonval galvanometer. And we have found the expression for torque and deflection angle. So, is this screen visible to you? Yes, sir. Okay. So, the deflecting torque is equal to DAN multiplied by I. मतलब कि क्या है, हमारा जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का जो फॉर्मूला था क्या था, BAN इज इक्वल टू I. सो हियर BAN क्या है, ये B इज द फ्लक्स डेंसिटी, B is the flux density, A is the area of the coil, and A is the number of turns. So इन तीनों क्या है, ये तीनों कांस्टेंट है. So इनको एक और एक कांस्टेंट हम ले लेते हैं G. ठीक है, ये तीनों कांस्टेंट है, तीनों को मिलाकर एक और एक कांस्टेंट ले लेते हैं जो क्या है G into I. So here G is galvanometer,
कांस्टेंट, जी को हम क्या बोलेंगे, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, ठीक है। तो देखो ये हमारा जो जी है, जी का जो डायमेंशन बनेगा, इसका डायमेंशन क्या है, इसका डायमेंशन है टॉर्क अपॉन टॉर्क डिवाइडेड बाय, मतलब कि पर यूनिट करंट में जो टॉर्क है वही हमारा क्या है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, ठीक है। एंड कंट्रोलिंग टॉर्क और स्प्रिंग टॉर्क का इक्वेशन जो बना था क्या है, के थीटा, ठीक है। एंड at equilibrium condition and at equilibrium ये दोनों टॉर्क, मतलब कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क क्या है, ये दोनों टॉर्क सेम हो जाएगा, ठीक है। सो टीडी इज इक्वल टू टीसी। सो हमने देखा है टीडी क्या है, BAN into I is equal to TC A थीटा। सो थीटा क्या होगा, BAN डिवाइडेड बाई K into I। सो देखो यहां पर भी ये सारे के सारे क्या है, ये कांस्टेंट ही है, ठीक है। सो इसको हम एस से डिनोट करेंगे, एस, और एक कांस्टेंट ले लेते हैं जो क्या है, जो हमारा एस है, एस इंटू एस मल्टीप्लाइड बाय आई, ठीक है। सो ये एस है क्या, ये एस को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, इसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, ठीक है। सो देखो इस इक्वेशन से डिस्प्लेसमेंट जो कांस्टेंट है थीटा, एस 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 इज इक्वल टू क्या होगा, एस इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय आई, मतलब कि क्या है, ये जो थीटा है, थीटा थीटा क्या है, थीटा डिफ्लेक्शन और एंगल, ठीक है। ये क्या है, डिफ्लेक्शन और एंगल, मतलब कि जिस एंगल से ये जो कॉइल है, ये कॉइल कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, डिफ्लेक्शन और एंगल डिवाइडेड बाय करंट, सो ये डिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाय करंट है, इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम सेंसिटिविटी भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम सेंसिटिविटी कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखो ये जो पर यूनिट करंट में जो डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है, वही हमारा क्या होगा, सेंसिटिविटी होगा। क्यों, क्योंकि देखो स्मॉल करंट में अगर हमारा डिफ्लेक्शन ज्यादा आएगा तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारा इंस्ट्रूमेंट का जो सेंसिटिविटी है वो हाई है, मतलब ये इंस्ट्रूमेंट हाईली सेंसिटिव है। क्यों, क्योंकि स्मॉल करंट के चेंजेस में यहाँ पर ज्यादा डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलेगा, मतलब कि ये जो इंस्ट्रूमेंट होगा ये वेरी स्मॉल करंट भी ये इजीली मेजर कर सकता है, ठीक है। तो इसको हम और एक नाम से बोलेंगे, जैसे कि सेंसिटिविटी, व्हाट इज सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी इज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, ठीक है, पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट, ठीक है। सो इसलिए हमने क्या है कि ये जो एस, इस कांस्टेंट को एस लिया है ना, एस से डिनोट किया है, इसलिए हम एस से डिनोट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारा सेंसिटिविटी होता है, हाँ।
तो अब देखो क्यों हम इसे सेंसिटिविटी बोलते हैं. व्हाई सेंसिटिविटी? बिकॉज if we have an instrument where smaller amount of current I, because इसे हम क्यों सेंसिटिविटी बोलेंगे? बिकॉज if we have an instrument where for smaller amount of current I, okay, we get larger amount of deflection. We get larger amount of deflection. Larger amount of deflection. So we can say that instrument is more sensitive. Okay? Say that instrument is more sensitive. ठीक है. It can deflect or measure smaller current. ठीक है. ये वेरी स्मॉल करंट में ये बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन ये दे सकता है. अगर इंस्ट्रूमेंट का सेंसिटिविटी हाई होगा तो मतलब के एक हाई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा? छोटा स्मॉल वेरी स्मॉल करंट भी वो मेजर कर सकता है. ठीक है, बहुत इजीली वो मेजर कर सकता है. सो इसलिए हम इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहेंगे? मोर सेंसिटिव. मतलब के more sensitivity is we can measure smaller current easily. Okay? We can smaller current easily. इंस्ट्रूमेंट अगर बहुत हाई सेंसिटिव होगा तो वेरी स्मॉल करंट भी हम इजीली इस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं. ठीक है, तो दैट्स व्हाई इसे क्या कहते हैं हम? दैट्स व्हाई वी कैन आल्सो कॉल्ड सेंसिटिविटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. सो अब देखो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि हमारा टीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में जो परमानेंट मैग्नेट हम यूज करते हैं वो परमानेंट मैग्नेट क्या होता है? कर्व होता है कि नहीं? कर्व होता है. मतलब जो परमानेंट मैग्नेट हम जब जो यूज करते हैं उसका जो पोल फेस को हम कर्व रखते हैं. ठीक है, कर्व रखते हैं. और उसके अंदर जो हम सिलिंड्रिकल कोर यूज करते हैं उसके अंदर क्या करते हैं? हम एक सिलिंड्रिकल टाइप कोर यूज करते हैं. सो व्हाई? क्यों? अब देखो इसका तो रीजन है कि नहीं? सो why the pole face are curved? Why the pole face are curved? And why we have the cylindrical core? The cylindrical core. ठीक है. सो पोल फेस क्यों कर्व होता है और सिलिंड्रिकल कोर क्यों यूज होता है? सो देखो हमारा जो मैग्नेट का पोल फेस है वो कुछ इस तरह सा दिखता है. इस तरह से कर्व होता है. तो क्या होता है?
देखो ये क्या होता है, ये पूरा इस क्या होगा, ठीक है। ये हमारा नॉर्थ पोल है, साउथ, और इसके अंदर क्या रहता है, कोर रहता है, सिलिंड्रिकल टाइप कोर। ठीक, यहाँ पर कोर रहता है, ये हमारा कोर। सो ये कोर जो है, ये कोर ज्यादातर क्या होता है, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल से ये कोर हमारा बनता है, ठीक है। कोर हमारा बनता है, क्यों बनता है, क्योंकि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होगा, मतलब कि कोर होगा, आयरन कोर होगा, तो क्या होगा, इसके अंदर फ्लक्स बहुत इजीली पास कर सकता है। क्यों, क्योंकि इसका जो परमिएबिलिटी है, मतलब ये जो म्यूअर होता है वो एयर से बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, ये हाई होता है म्यूअर में। ये तुमने मैग्नेटिक मटेरियल में पढ़ा होगा कि ये जो म्यूअर मतलब रिलेटिव परमिएबिलिटी, इसे क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिएबिलिटी कहते हैं। ये रिलेटिव परमिएबिलिटी, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे रिलेटिव परमिएबिलिटी, इसे क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिएबिलिटी कहते हैं। रिलेटिव परमिएबिलिटी बहुत हाई होता है, और हम सभी जानते हैं कि रिलेटिव परमिएबिलिटी किसी भी मटेरियल का वो एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि क्या, उसके अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स को बहुत इजीली पास करता है, ठीक है। उस प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक जो फ्लक्स होता है, जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स इजीली पास होता है मटेरियल के अंदर से, ठीक है। तो जिसका परमिएबिलिटी जितना हाई होगा, उस मटेरियल के अंदर से पास ये जो फ्लक्स, ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स फ्लो होने का चांसेस बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। सो हमारा ये जो कोर होता है, ये कोर इसका हाई परमिएबिलिटी होने के वजह से इसके अंदर से बहुत ज्यादा फ्लक्स पास करता है, ठीक है। और हम और इस तरह से ये भी कह सकते हैं कि इसका जो ससेप्टिबिलिटी है, मतलब कि ये जो काई सी से डिनोट करता है, ये ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, ये म्यू r-1, तो म्यू r अगर जीरो होगा, इसका ससेप्टिबिलिटी जीरो होगा। ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी के वजह से हमारा जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है, मैग्नेटिक मटेरियल का जो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी होता है, ठीक है, वो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी मतलब क्या है, किसी भी मटेरियल किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर अगर उसे रखो तो कितना इजीली वो मैग्नेटाइज्ड होगा, ठीक है, उसको ही डिनोट करता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। सो ये याद रखना कि म्यू r इंक्रीज कर रहा है तो काई भी इंक्रीज कर रहा है, काई इंक्रीज कर रहा है तो इसका जो इंटेंसिटी होगा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, वो भी बढ़ेगा। अब जब वो बढ़ेगा तो इसके अंदर से बहुत ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स पास करेगा, ठीक है, मतलब बाहर बाहर से ज्यादा अंदर से ही फ्लक्स पास होना ज्यादा पसंद करेगा, ठीक है। सो इसके अंदर से कुछ इस तरह से फ्लक्स, ये फील्ड लाइन है, ठीक? सो यहाँ पर हमने देखा है कि हम सिलेंड्रिकल टाइप अगर हम कोर यूज करते हैं, तो कोर यूज करने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर फ्लक्स बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, फ्लक्स लाइन बहुत ज्यादा इसके अंदर से पास करेगा। तो ऐसा अगर होगा तो क्या होगा, ये जो देखो बी टर्म है, ठीक है, ये क्या है, बी, बी, ये बी क्या होगा, ये बी इंक्रीज करेगा, है कि नहीं। अगर फ्लक्स ज्यादा होगा तो फ्लक्स डेंसिटी भी तो इंक्रीज करेगा ना, और फ्लक्स डेंसिटी अगर इंक्रीज करेगा तो हमारा मीटर का जो सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी क्या है, ये जो बी ए एन इंटू के आई, बी ए एन डिवाइडेड बाई के, ठीक है, बी ए एन डिवाइडेड बाई के, मतलब कि ये जो टर्म है बी ए एन डिवाइडेड बाई के, ये क्या है, यही तो हमारा सेंसिटिविटी है। सो यहाँ पर अगर बी इंक्रीज करेगा
मतलब कि if B is higher, then S will be मतलब कि फ्लक्स डेंसिटी अगर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, हमारा जो मीटर का सेंसिटिविटी है वो सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। दैट्स व्हाई हम यहाँ पर क्या करते हैं, कोर यूज करते हैं। ठीक है, कोर यूज करते हैं। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का जो कोर होता है वही हम यहाँ पर यूज करते हैं। अब देखो, कोर तो हमने ले लिया, लेकिन इसका जो मैग्नेट है, ये जो मैग्नेट का जो पोल फेस है, ये पोल फेस कार्व करने से क्या फैसिलिटी मिलेगा, कार्व रखने से क्या फैसिलिटी मिलेगा? मान लो कि इसका जो पोल फेस है वो हम फ्लैट ले लेते हैं। ठीक है, फ्लैट रखते हैं, फ्लैट पोल फेस क्या है यहाँ पर। तो ऐसा होगा तो फ्लक्स का जो डायरेक्शन होगा कुछ इस तरह सा होगा, स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल टू ईच अदर, है कि नहीं? सारे के सारे फ्लक्स लाइन। अब देखो, मान लो कि यहां पर हम हमारा कॉइल मान लो, कॉइल ले लेते हैं। ठीक है, मान लो कि ये हमारा कॉइल है। ये क्या है, हमारा कॉइल। ठीक है, पिछले क्लास में हमने देखा था। ठीक है, इसके अंदर कोर है, ये हमारा कॉइल है। ठीक है, सो कॉइल के ऊपर इस फील्ड के वजह से जो फोर्स लगेगा वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? किस डायरेक्शन में लगेगा बताओ? हमने तो प्रीवियस क्लास में देखा है कि इस कॉइल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के वजह से क्या होता है, यहाँ पर एक फोर्स मिलता है, दो साइड में फोर्स मिलता है कि नहीं? एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होता है और एक साइड पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है कि नहीं? सो इस फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो किस दिशा में होता है? वो कुछ पैरेलल परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन। फील्ड लाइन जो है इसके साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है कि नहीं? ये होगा यहाँ पर, इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये हमारा फोर्स है, सेट का फोर्स है। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा जो टॉर्क का इक्वेशन है, ठीक है, हमारा जो टॉर्क का इक्वेशन है, टॉर्क का इक्वेशन क्या है? फोर्स इनटू इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस है। तो इन दोनों फोर्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? ये डिस्टेंस होगा x। एक ये फोर्स है और एक ये फोर्स है, दोनों फोर्स का डिस्टेंस क्या होगा? x होगा। ठीक है, सो यहाँ पर हम टॉर्क का जो इक्वेशन होगा क्या होगा? टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू एक्स। सो F इंटू एक्स इज नॉट इक्वल टू F इंटू डी। F इंटू एक्स इज नॉट इक्वल टू F इंटू डी। क्यों? क्योंकि d क्या है? d तो हमारा ये डिस्टेंस है, डायमीटर ऑफ द कॉइल और विड्थ ऑफ द कॉइल जो है वो क्या है? यही है, ये हमारा d है। लेकिन यहाँ पर हमें जो डिस्टेंस मिल रहा है वो x है। सो इन दोनों मैच नहीं करेगा। सो ये जो कॉइल है, ये कॉइल फील्ड के अलग अलग पोजीशन में ये अलग अलग टॉर्क देगा, मतलब यहाँ पर टॉर्क यूनिफॉर्म नहीं होगा, अलग अलग टॉर्क प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सो हम अगर कर्व, ये जो कर्व
पोल फेज अगर हम यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या होगा, मान लो कि ये एक हमारा यही कॉइल है, ठीक है, एक कॉइल, ये कॉइल है, ठीक है। तो कॉइल के ऊपर यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, देखो यहाँ पर कर्व होने के वजह से, कर्व होने के वजह से क्या होता है, इसका पहला एडवांटेज जो है, ये जो फील्ड लाइन होगा, ये इस फेस, ये जो कर्व है, इस कर्व से क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, सभी कर्व जो होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। ये पहला इसका एडवांटेज है। दूसरा क्या है, अगर हम यहाँ पर एक कॉइल को प्लेस करेंगे तो देखो यहां से हमें फ्लक्स मिलेगा, यहां से भी हमें फ्लक्स मिलेगा, ठीक है। ये जो फील्ड लाइन है यहाँ पर, इस कॉइल को देखो, सो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, एफ। क्यों? क्योंकि ये जो कॉइल के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो हमेशा क्या होता है, फील्ड लाइन के साथ परपेंडिकुलर होता है, ये हमने देखा है फॉर्मूले से, ठीक है। सो ये अगर परपेंडिकुलर होगा तो इसका डायरेक्शन कुछ इस दिशा में होगा फोर्स का, और लेफ्ट साइड में क्या होगा, इस दिशा में होगा, ये हमारा फोर्स है। अब इन दोनों के बीच देखो जो डिस्टेंस होगा इक्वल टू विड्थ ऑफ द कॉइल, इक्वल टू विड्थ ऑफ द कॉइल, ठीक है, और डायमीटर ऑफ द कॉइल। सो यहाँ पर हमें टॉर्क मिलेगा, टॉर्क जो मिलेगा वो क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा, T इज इक्वल टू F इंटू P। और ये एंगल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, मतलब कि ये जो कॉइल होगा, इस कॉइल को जिस पोजीशन में ही रखोगे हमेशा टॉर्क, इसका टॉर्क क्या होगा, इसका टॉर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि डी ही होगा, ठीक है। सो इसलिए हम इस तरह के कॉइल को यूज नहीं करते, इस तरह का जो पोल है ये हम यूज नहीं करते, हम ज्यादातर इसको यूज करते हैं, ठीक है। मतलब के सिलेंड्रिकल कोर एंड इसका जो पोल फेस होगा वो कर्व पोल फेस होगा, ठीक है, ऐसा हम यूज करते हैं। सो यहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर है? यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। सो यही हमारा पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट है। आप इस इंस्ट्रूमेंट के हम कुछ एडवांटेज को देख लेते हैं, ठीक है। एडवांटेज, हर इंस्ट्रूमेंट का ही कुछ एडवांटेज होता है, कुछ डिसएडवांटेज होता है, ठीक है। तो हम पीएमएमसी का एडवांटेज देखेंगे, डिसएडवांटेज भी देखेंगे। सो पहला हम देख लेते हैं इसका मेरिट क्या है, इसका जो पहला हम देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट देखो, इसका जो स्केल होता है क्या होता है, यूनिफॉर्म स्केल होता है, यूनिफॉर्म स्केल होता है। ये यूनिफॉर्म स्केल क्यों होता है ये मैंने पहले ही बता दिया था। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होता है, टॉर्क प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है, आई के साथ एकदम प्रोपोर्शनल है। सो इसका जो स्केल होगा वो स्केल लीनियर स्केल होता है, ठीक है। इसका जो स्केल होगा वो क्या होगा, वो लीनियर होगा, ठीक है। सो लीनियर होने की वजह से इसका स्केल यूनिफॉर्म होता है। ये हमारा पहला पॉइंट, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट को देख लो, यहाँ पर जो पावर कंज्यूम होता है, पावर कंजम्पशन होता है वो लो होता है, लो पावर कंजम्पशन। यहाँ पर क्या होता है, लो पावर कंजम्पशन होता है, मतलब कि यू कैन से फ्रॉम 20 माइक्रोवाट से लेके 200 माइक्रो
वाट, ठीक है, ठीक है, बिकॉज ऑफ स्मॉल डिराइविंग पावर, बिकॉज ऑफ स्मॉल ड्राइविंग, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट क्या है? इसमें हिस्टेरिसिस लॉस नहीं होता है, ठीक है। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे नो हिस्टेरिसिस लॉस, नो हिस्टेरिसिस। थर्ड पॉइंट क्या है? यहाँ पर हिस्टेरिसिस लॉस नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वन, वेरी इफेक्टिव एंड रिलायबल एडी करंट डैम्पिंग, ठीक है। वेरी इफेक्टिव एंड रिलायबल एडी करंट डैम्पिंग, ये हमारा फोर्थ मेरिट है। अब नंबर 5 को देख लेते हैं। इसका जो टॉर्क वेट रेशियो होता है, टॉर्क वेट रेशियो हाई होता है, याद रखें। इसका जो टॉर्क वेट जो रेशियो होता है वो क्या होता है? हाई, हाई टॉर्क वेट रेशियो। इसके वजह से क्या होगा? इसके वजह से क्या होगा? हाई टॉर्क वेट रेशियो रिजल्टिंग इन हाई एक्यूरेसी, इन हाई एक्यूरेसी। इसका रेंज कितना होगा? 2 to 5% ऑफ 2 to 5% ऑफ फुल स्केल रीडिंग ऑफ, ये जो हाई टॉर्क वेट होता है और लो पावर कंजम्पशन होता है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये याद रखना। पूछा जा सकता है कि हमारा जो पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट है, इसका जो स्केल होता है वो किस टाइप का स्केल होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? लीनियर और यूनिफॉर्म। इसका स्केल जो होता है यूनिफॉर्म होता है। और इसका जो पावर कंजम्पशन होता है वो क्या होता है? हाई होता है कि लो होता है? तो इसका आंसर क्या है? लो पावर कंजम्पशन। जैसे इसके बाद हम देखेंगे डायनामोमीटर टाइप, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होता है, वहां पर जैसे कि पावर कंजम्पशन हाई होता है, ठीक है। सो यहाँ पर पीएमएमसी में पावर कंजम्पशन लो होगा और हाई टॉर्क वेट रेशियो, इसका जो रेशियो होगा, रेशियो क्या होगा? हाई टॉर्क वेट रेशियो, ठीक है। और डायनामोमीटर में ये कम होता है, ठीक है। ये हम आगे जाके तो इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट जब स्टडी करेंगे तभी देखोगे कि वहां पर ये होता है। और अगर पूछा जा सकता है कि पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट में हिस्टेरिसिस लॉस होता है कि नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा? ये यहाँ पर कोई भी हिस्टेरिसिस लॉस हमें दिखने को नहीं मिलता, ठीक है। नो हिस्टेरिसिस लॉस। तो ये हो गया हमारा 5th पॉइंट, ठीक है। अब नंबर 6 को देखो। नंबर 6, इस इंस्ट्रूमेंट को, ये जो पीएमसी इंस्ट्रूमेंट है ये क्या है? ये बेसिकली एमीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, ठीक है। सो इसको हम, इसका रेंज हम एक्सटेंशन कर सकते हैं। कैसे एक्सटेंशन कर सकते हैं? जैसे कि शंट और मल्टीप्लायर, डिफरेंट रेजिस्टेंस जो होता है उसका शंट और मल्टीप्लायर अगर हम वहां पर लगाएंगे तो उसका रेंज एक्सटेंड हो जाएगा। जैसे कि एमीटर के साथ हम रेजिस्टेंस को शंट में लगाते हैं, मतलब कि पैरेलल में लगाते हैं, वैसे ही वोल्ट मीटर में हम मल्टीप्लायर यूज करते हैं। तो शंट और मल्टीप्लायर क्या क्या होता है? बेसिकली ये रेजिस्टेंस होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यूज ऑफ सिंगल इंस्ट्रूमेंट for measurement of current, for measurement of current
and voltage by employing shunt or multipliers of different resistance different resistance, ठीक है। सो यहाँ पर ये इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, ये जो वोल्ट और करंट जो मेजर करेगा, वोल्ट मीटर हो या एमीटर होगा, उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, शंट और मल्टीप्लायर हम वहां पर यूज करते हैं। क्यों? शंट एमीटर का रेंज को एक्सटेंड करता है, मल्टीप्लाई वोल्ट मीटर का रेंज एक्सटेंड करता है। ये दोनों क्या है, शंट और मल्टीप्लाई, ये दोनों ही रेजिस्टेंस है, ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो ये बन गया हमारा 6 पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट को देखो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसमें कोई भी स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट नहीं आता है। सो नो इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नो इफेक्ट ऑफ स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो बेसिकली ये हमारा क्या है, ये पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट का मेरिट है और एडवांटेज है। अगर एग्जाम में आए कि एडवांटेज पीएमएमसी का एडवांटेज क्या है, तो ये 7 पॉइंट जो है ये तुम लोगों को लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेरिट। अब मेरिट है तो कुछ डिमेरिट भी होगा इस इंस्ट्रूमेंट का, हर इंस्ट्रूमेंट में कुछ मेरिट डिमेरिट होता है। तो यहाँ पर हम अब देखेंगे इसका डिमेरिट क्या है, ठीक है, डिमेरिट क्या है। डिमेरिट, सो डिमेरिट पहला क्या है, कोई बता सकता है इसका डिमेरिट क्या है? मैंने तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट पहले भी डिस्कस किए हैं, कुछ बातें वहां पर हमने स्टडी किए, कुछ बातें हमने बोला। तो यहाँ पे कोई बता सकता है इसका एक डिमेरिट क्या है? सर ये सिर्फ डीसी मेजर करता है। वेरी गुड। ये क्या है, डीसी मेजर करता है, मतलब कि ये इसको हम एसी में यूज नहीं कर सकते। सो दिस इंस्ट्रूमेंट cannot be used for AC or DC, ठीक है। अच्छा, अभी 1 मिनट ही बचा है, तो अगर कट जाए तो फिर से ज्वाइन हो जाए, ठीक है। सो ये है इसका पहला डिसएडवांटेज कि इस इंस्ट्रूमेंट हम सिर्फ डीसी में ही इसको यूज कर सकते हैं, एसी में हम इसे यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अब सेकेंड पॉइंट को देखो। सेकेंड, ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा कॉस्टली